This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स के हवाले से मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जी ये बहुत ही ख़तरनाक अशिया हैं, चाहे वो टमाटर हो, बैंगन हो, चावल हो, गंदम हो, कॉर्न हो, कोई भी प्रोडक्ट हो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है, उसकी अगर कंजम्पशन आप करते हैं, एक तरफ ये ख्याल किया जाता है कि जी बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए, इन्वायरमेंट के लिए और उस ज़मीन के लिए ख़तरनाक है जहाँ पे ये उगाई जाती है। अब हम 3 कंपनीज़ की अक्सर बात करते हैं जो बायोटेक कंपनीज़ हैं इन द वर्ल्ड। एक तो मोनसेंटो है जो बीटी कॉटन के हवाले से दुनिया में एक बड़ा नाम है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो पायोनियर एक बड़ी कंपनी है। फिर सिंजेंटा जो एग्री बिज़नेस के हवाले से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। ये 3 कंपनीज़ हैं जो बाय एंड लार्ज सीड वगैरह प्रोवाइड करती हैं। मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो रिसर्च अभी तक हो रही है और रिसर्च जब कंप्लीट हो जाएगी, जब इस पर एक राय होगी तमाम लोगों की कि जी ये वाकई हार्मफुल है, नुकसानदा है इंसान की सेहत के लिए या नहीं है, तो उसके बाद ही इसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन एक तरफ अगर देखें तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अगर हम यूएस की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, 18 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकॉनमी, 400 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। वहाँ पे अगर हम देखें तो जीएम फूड की कंजम्पशन ज़ाहिर है 1994 में ये जो कमर्शियल सेल हुई थी, फिर तकरीबन 4 से 5 साल के अरसे में उन्होंने देखा कि 29 से ज़्यादा मुल्कों में ये चीज़ें प्रोड्यूस हो रही थी। अब यूएस में ये कहा जाता है कि अगर कंजम्पशन ज़्यादा है जीएम प्रोडक्ट्स की तो वहाँ पे ज़्यादा केसेस आते हैं कैंसर के, ज़्यादा केसेस आते हैं डायबिटीज़ के भी। अगर हम नुकसानात के हवाले से बात करें तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जीएम प्रोडक्ट्स जब आप कंज्यूम करते हैं तो एलर्जी हो जाती है, डायबिटीज़ के आप मरीज़ हो जाते हैं, कैंसर के ख़दशात बढ़ जाते हैं। और फिर जब ज़मीन की बात करते हैं तो रिसेंटली ये बात सामने आई थी कि इंडिया में सैकड़ों फार्मर्स ने ख़ुदकशी कर ली, इसलिए कि उन्होंने कहा कि जीएम सीड इस्तेमाल करके हमने जो प्रोड्यूस की है, अब हम इस ज़मीन पे, ज़मीन को नुकसान पहुंचाए, अब इस ज़मीन पे सिर्फ इस बीज के अलावा कोई बीज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते और इन्हीं कंपनी से हमें पेस्टिसाइड्स वगैरह भी ख़रीदने पड़ेंगे। अगर हम बीटी कॉटन के हवाले से बात करें तो बीटी कॉटन के हवाले से हम सब जानते हैं कि इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया ये पायनियर्स हैं जिन्होंने बीटी कॉटन का कॉन्सेप्ट बाय एंड लार्ज ये कहा जाता है कि जी शुरू किया। लेकिन अगर इन ममालिक की भी बात करें तो इस वक्त ये ख़बरें आ रही हैं कि जी ये ममालिक बीटी कॉटन के हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुई है। लेकिन ये ममालिक बीटी कॉटन के बाद जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वो कॉर्न की प्रोडक्शन नहीं करना चाहते, इसलिए कि वो समझते हैं कि ये हार्मफुल है इन्वायरमेंट के लिए भी और इंसानी सेहत के लिए भी। पाकिस्तान में क्या हालात हैं लेबलिंग के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं। यूरोप की जब बात करते हैं तो यूरोप में तो रिसेंटली हमने देखा था कि फ्रांस ने भी कह दिया कि जी जीएम फूड की कंजम्पशन अलाउ नहीं करेंगे और यूरोप में तो ज़ाहिर बाय एंड लार्ज यही ख्याल ज़ाहिर किया जाता है कि ये नुकसानदा है इंसानी सेहत के लिए। पाकिस्तान के हालात के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में 2 राय पाई जाती हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं, काफ़ी इस्तेमाल करें, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी बड़े पैमाने पे प्रोडक्ट सेल भी हो रही हैं, लेबल वगैरह भी नहीं लगाया जाता, लोगों को पता ही नहीं चलता। अब हकीकत क्या है और क्या होना चाहिए, और हमारे जो लॉ मेकर्स हैं क्या रिसेंटली इस हवाले से कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई परमिशन वगैरह इन मल्टीनेशनल कंपनीज़ को मिली है या नहीं, ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है शमसुल इस्लाम खान साहब ने, आपको वाइस चेयरमैन है एक्सपोर्ट्स सब कमेटी ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। शम्स साहब प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आपके साथ तशरीफ़ फरमाए हामिद हुसैन कुरैशी साहब, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मक्का फूड्स के और मैनेजिंग कमेटी मेंबर हैं रीप के। हामिद साहब प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आपके साथ तशरीफ़ फरमाए मिराज कुरैशी साहब, आप डायरेक्टर हैं मक्का फूड्स के। मिराज प्रोग्राम में शामिल करते हैं। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। ये बताएं शम्स साहब कि वाकई पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे जीएम प्रोडक्ट्स कंज्यूम भी हो रही हैं, सेल भी हो रही हैं, इनकी इंपोर्ट भी हो रही है और हमें कुछ पता ही नहीं। बड़े पैमाने पे तो आप इसको नहीं कह सकते क्योंकि हालिया सालों में ये स्टार्ट हुआ है इसका, और इसके बारे में जो है एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए थी, वो नहीं की गई। और सबसे पहले ये कि जब हुकूमत पाकिस्तान ने प्लांट ब्रीडर्स प्रोटेक्शन बिल पास किया 2012,
तो उससे पहले ग्रोअर्स का भी एक बिल पास होना चाहिए था कि ग्रोअर्स को भी प्रोटेक्शन देते, वो अभी तक नहीं दी गई। तो हुआ ये है कि जी आपके जो ग्रोअर्स हैं जो अपनी सीड ला के लेके आ रहे हैं और उसके साथ वाला अगर ट्रेडिशनली कोई चीज़ क्रॉप अपनी उगा रहा है, तो इसमें जो जीएम के जो बग्स, सुपर बग्स और सुपर वीड जो पैदा होते हैं ना, क्योंकि जीएम क्रॉप्स को जब आप ग्रो करते हो तो आपको एक हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड जो है उनकी एक खास उसी ब्रांड की, उसी कंपनी से लेनी होती है, वो लेते हैं। तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि सुपर बग्स और सुपर वीड्स पैदा हो रहे हैं और वो जो है नेबरिंग क्रॉप्स को भी डैमेज कर रही हैं। तो ये पाकिस्तान में जो है अगर आप देखेंगे 2011 तक तो डेडली अगेंस्ट थे इसके ऊपर, हुकूमत भी, ग्रोअर्स की एसोसिएशंस भी, तमाम लोग इसके ऊपर अगेंस्ट चल रहे थे कि जी ये हम नहीं उगाने देंगे और हमारी जो है फसलों को नुकसान होगा, ज़मीन हमारी ख़राब होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ सॉइल की जो पोजीशन हो रही है वो आप देखते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी डाइल्यूट हो रही है। लेकिन अब रिसेंटली क्या हुआ कि जब आपने 2012 में ये बिल पास कर लिया ब्रीडर्स का और उसके साथ ही आपने सेनेट की कमेटी ने भी अप्रूव कर दिया जी इसको ग्रो किया जाए, तो जो लॉबीज़ होती हैं जो इस बिज़नेस के पीछे हैं, जिनका आपने अभी जिक्र किया कंपनियों का, वो बड़ी इफ़ेक्टिवली लॉबिंग करती हैं। उन्होंने ना सिर्फ पावर कॉरिडोर्स के अंदर लॉबिंग की, ना सिर्फ उन्होंने उसको बिल पास कराने में, बल्कि उन्होंने उन लोगों को जो स्टेक होल्डर्स थे, जो ग्रो करते थे और ग्रोअर्स को रिप्रेजेंट करने वाले अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में सूडो लीडर्स हैं जिनका ग्रोइंग से काम ही नहीं है, वो डिफेंस में या लाहौर कैंट में या लाहौर डिफेंस में रह रहे होंगे और वो कहेंगे जी हम ग्रोअर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन्होंने कुछ कंसिडरेशन करके, आपको पता है पाकिस्तान में क्या सिस्टम चलता है, उस वजह से उन्होंने फेवर में कह दिया जी हमें बीटी कॉटन भी ग्रो करनी चाहिए, हमें कॉर्न भी करनी चाहिए, हमें जो है पाकिस्तान में अब जो फसलें कम हो रही हैं तो हमें एक बम्पर क्रॉप्स चाहिए। वो एक डैमेजिंग चीज़ बनी है। अब आप उसमें देखें जी क्या आपके पास कोई कंट्रोल है कि जीएम पे लेबल नहीं लगा हुआ, जीएम फूड पे अगर कॉर्न ग्रो हो रही है पाकिस्तान में, जीएम कॉर्न या बीटी कॉर्न जो है, तो वो क्या लेबल किया हुआ नहीं किया उसका, तो वो कंज्यूमर के लिए मार्केट में भी आ रही है, क्योंकि जब आप इंडस्ट्रियल यूज़ करते हो तो वो उसको भी बाय करता है लोकली, साथ ही वो एक्सपोर्ट में भी जा रही है। कुछ जगह ऐसे केसेस आए हैं कि जहाँ पर एक्सपोर्टर को भी नहीं पता था और ना किसी उस पूरी चेन को पता था कि जी ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट है, और वो एक्सपोर्ट हो गई और वहाँ जाके डेस्टिनेशन पे जब उसका लेबॉर्ट्री टेस्ट हुआ, क्योंकि आप देखें ईयू में बड़ा स्ट्रिंजेंट इसके ऊपर, वो डेडली अगेंस्ट है, वो नहीं अलाउ करते और उनको अपने लोग पे आ रहे हैं पहले। और यही वजह है कि हमारे यहाँ वो जो डाइवर्ट जो कंपनी थी उन्होंने अपना रूट चेंज किया और अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर आ गए, तो वो वहाँ से रिजेक्ट हुई। अब आप जब देखें पाकिस्तान की कोई चीज़ रिजेक्ट होती है तो उसको मीडिया बड़ा प्रोपोगेट करता है, नेगेटिव चीज़ को पाकिस्तान को बहुत हाईलाइट किया जाता है। हमारे यहाँ जो स्ट्रेंथ थी हमारी, वो ट्रेडिशनली ग्रोन क्रॉप्स की है। अगर आप वेजिटेबल्स लें, फ्रूट लें, आपका राइस लें, आप कॉर्न लें, ये तमाम ट्रेडिशनली ग्रो होती थी और इसको एक हम प्राइस नहीं ले पाते थे जो हमें लेनी चाहिए थी, लेकिन अप्रिशिएट किया जाता था इंटरनेशनल मार्केट में, ये ड्यू टू इसका टेस्ट, इसकी क्वालिटी। इसमें जो एक चीज़ जो बेसिकली आम आदमी के लिए शायद वो समझ नहीं पाते हैं, वो ये है हामिद कि टेस्ट के हवाले से बात करें तो बाय एंड लार्ज लोग ये कहते हैं कि जी जायका तो एक ही जैसा होता है, फिर शक्ल भी एक जैसी होती है, कोई फ़र्क तो हमें नज़र नहीं आता। अमेरिका में अक्सर अगर हम बात करें तो तकरीबन 90% से ज़्यादा जो कंजम्पशन होती है वो जीएम प्रोडक्ट्स की होती है। जब जायका भी एक जैसा होता है, शक्ल भी एक जैसी, तो समझ कैसे आएगा कि ये जीएम प्रोडक्ट है या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है? नहीं, जैसे हम जायके की या टेस्ट की या शक्ल की बात करेंगे तो जीएमओ प्रोडक्ट जो हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मुकाबले में टेस्ट उनका नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि उनकी शक्ल भी जो है, शक्लन जो है वो ऑर्गेनिक के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मिटी के साथ में एक जैसी ही साइज़ में और एक जैसे ही होते हैं। और ये जो मास प्रोडक्शन की तरफ जो जाते हैं वो कॉर्पोरेट के लोग हैं, जैसे बड़ी कंपनीज के, जैसे बायर की आपने बात की, डुपॉन्ट की हम बात करेंगे, तो इसी तरह से जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्शन के अंदर लॉसेस कम हो और यूनिफॉर्मिटी के साथ में प्रोडक्ट मिले। जिस तरह से अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा, वियतनाम से हमारे यहाँ मछली एक इंपोर्ट हो रही है पंगासिस, तो उसमें भी वो जीएम का अंसर इन्वॉल्व आ गया है। और वो अगर हम देखते हैं पंगासिस को रंगून से जब हम मंगवाते हैं तो रंगून की, क्योंकि वो वाइल्ड कैच है और वाइल्ड कैच की वजह से वाइल्ड कैच की वजह से जो है उसमें आपकी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, उसके साइजेस मुख्तलिफ होते हैं, उसका टेस्ट बेहतर होता है जो ऑर्गेनिक होगी, और जो ऑर्गेनिक नहीं है जीएम फूड है उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन सिर्फ उसकी शक्ल अच्छी है और वो प्रोडक्शन कुछ बेहतर दे देती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर बीमारियों के हवाले से तो वाकई क्या इसमें सदाकत है कि एलर्जी भी हो जाएगी, कैंसर के भी खदशात होंगे, डायबिटीज़ भी,
वाकई इस तरह की देखिए ये सिर्फ एक हवा में लोग बात नहीं, ये मिथ नहीं है, ये फैक्ट्स हैं और ये टाइम एंड अगेन प्रूवन भी हो रहे हैं। ये वेस्टर्न वर्ल्ड की वजह से ही ये उन्होंने सारा डेवलप किया, जीएम फूड वहाँ से आए। तो अब वहाँ पे कैंपेन चल रही है, सिविल सोसाइटी जो है वहाँ पे वो कैंपेन चला रहे हैं कि जीएम फूड के अगेंस्ट में वो कर रहे हैं। आप स्टोर्स पे चले जाइए तो वहाँ पे जो है उन्होंने सर्टेन डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो रही होती हैं, बाकायदा उसके लेबल्स होते हैं, सब कुछ होता है और वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा उसका प्राइस लिया जाता है क्योंकि वो ऑर्गेनिक तरीके से ही उसकी सारी काश्तकारी होती है और वो जो है प्रोडक्ट लेके आई जाती है वहाँ पे। जीएम फूड करता ये है कि आपके बॉडी के अंदर इस तरह से मैनिपुलेशन पैदा करता है कि आप जो है आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। उसी वजह से आजकल जो हार्ट अटैक, डायबिटिक और ये हेपेटाइटिस और तरह तरह की बीमारियां जिनके हमने आज से कुछ सालों पहले तक नाम तक नहीं सुने थे वो आ रहे हैं। वो इसी वजह से हो रहा है कि आपका जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो चुका हुआ है और ये सिर्फ उसकी मेजर वजह जीएम फूड कंजम्पशन की है। तो इसमें मिराज अगर हम देखें तो चले हम अगर एशिया की बात नहीं करते, हम यूरोप की बात करें, ठीक है वहाँ पे तो बैन लगा दिया, लेकिन यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस में तो वो लोग हेल्थ केयर बिल रिसेंटली मंजूर हुआ, तो वहाँ पे फिर जो इतनी कंजम्पशन हो रही है, हुकूमत को भी पता है कि कंजम्पशन हो रही है। अब रिसेंटली अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत डेवलप नज़र आ रही, तो वहाँ पे क्या हुकूमत इस चीज़ को रोक नहीं रही? नहीं, देखें बात यह है कि ये जब कॉर्पोरेट और कंज्यूमरिज्म और ये सारी जो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो इस वजह से लोग इस चीज़ को फिर जिस तरह ब्रश अंडर द कारपेट वाली बात हो जाती है, क्योंकि जो लॉ मेकर हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, उनके ही अपने वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं उसके अंदर। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके पीछे कौन लोग बैठे हुए हैं, कांग्रेस में कौन है, ये सारा हमारे सामने मौजूद है। क्या यही कहें कि जिस तरह टोबैको के हवाले से, तंबाकू के हवाले से कहा जाता है कि जी इट्स इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन ही यूएस में हो रही है जी, एग्जैक्टली। आप देखें ना, अगर जीएम फूड इतना ही अच्छा होता तो उन्हें क्या ज़रूरत थी ऑर्गेनिक के पीछे जाने की? अब क्या ज़रूरत है कि अब देखें ना, लास्ट ईयर मैं गया हुआ था और जब मैंने वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा में और यूएस में सब जाके वहाँ पे देखें उनकी फार्मिंग जो है वो एक एमिश कम्युनिटी वहाँ होती है, वो ऑर्गेनिक जो है तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और उन्होंने जो है वो जो नेचुरल जो तरीके से जो कंज्यूम की जो काश्तकारी होती है उसको उन्होंने अपनाया हुआ है और उनकी बाकायदा तौर पे मार्केट्स लगती हैं और लोग जो एवरी संडे एवरी सैटरडे जो है वो फार्मर मार्केट्स कहलाती हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जाके लोग अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो परचेज़ कर रहे होते हैं, ग्रोसरीज वगैरह सारी जो है वहाँ पे वेजिटेशंस और मुख्तलिफ फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं सारे। तो अवेयरनेस तो वहाँ पे अब होना शुरू हो गई है और जो है जीएम के अगेंस्ट जा रहे हैं लोग और सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट भी कर रही है ऑब्वियसली यहाँ। और आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े जितने भी चेन्स हैं जैसे वॉलमार्ट हो गया, सीयर्स हो गया, मोंटगोमरी वार्ड्स हो गया, ब्रैडलीज हो गया, इनके अंदर इन्होंने डिपार्टमेंट्स बनाने पड़े हैं लोगों की वजह से, और जिसमें वो 100% ऑर्गेनिक, जिसकी खाद ऑर्गेनिक है, उसकी जो उसमें कोई पेस्टिसाइड लेबलिंग करते हैं और बाकायदा तौर पे वहाँ पे। ओके, विल कंटिन्यू विद दिस नाज़रीन। हम बात करें जीएम प्रोडक्ट्स के हवाले से, वक्त ब्रेक का साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड प्रोडक्ट्स के हवाले से, कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं ये प्रोडक्ट्स और कितनी ज़्यादा हार्मफुल हैं ये प्रोडक्ट्स, और क्या आने वाले वक्तों में, जब हम अक्सर बात करते हैं, आज अगर हम बात करते हैं आबादी की दुनिया की, तो 7 बिलियन 7 अरब की बात करते हैं, और अगर हम बात करें चंद ममालिक की जिनमें अगर हम इंडिया, चाइना, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका की बात करें, अब ये वो ममालिक हैं जहाँ पे हम देखते रहे अक्सर कि जीएम के हवाले से काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस होती रही है, लेकिन अगर सिर्फ इन ममालिक की आबादी की बात कर लें तो 44% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ इन ममालिक में ही रहती है। अब आने वाले वक्तों में ख़ास तौर पर जब भी हम बात करते हैं कि जी इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा आबादी की बात करें तो चाइना में है 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन, लेकिन 2030 तक ज़्यादा पॉपुलेशन दुनिया की इंडिया में होगी, और अगर इंडिया विल बी नंबर 1 कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो वहाँ पे फिर ये इस वक्त भी अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि 21% पॉपुलेशन को 2 वक्त का खाना भी शायद ही मौसर होता है। तो फिर अब ये जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं इसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? मेरा जी बताएं कि क्या जीएम प्रोडक्ट्स ही हल है या कोई और भी वे आउट है जिसके ज़रिए हम पैदावार को बढ़ा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली देखें, अगर आप अपनी इस्लाहात जो हैं, जो ज़रूरी इस्लाहात हैं, उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें पाकिस्तान में इतनी फर्टाइल लैंड हमें दी हुई है, और प्रॉपर तरीके से अगर हम उसको यूज़ करें तो हमें जीएम की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को जीएम की तरफ इसलिए जाना पड़ा कि उनके पास वेदर एक जैसा नहीं रहता, उनके पास सवेयर ड्राउट होता है, उनके पास सवेयर
विंटर्स होते हैं तो वो कल्टीवेशन नहीं कर सकते। जैसे आपने मौसम की बात की ना, जी, तो हमें मौसम के हवाले हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो तो बाय एंड लार्ज डिपेंड ही वेदर पे करता है ना, मौसम पे करता है। कभी एक फसल बम्पर क्रॉप हो जाती है और कभी इतनी शॉर्टेज हो जाती है कि हम इम्पोर्ट करते हैं, तो क्या करें? देखें, उसमें जो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है वो बेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ उसको इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अर्ज़ करूँ ना कि हमारे यहाँ डैम्स की ज़रूरत है। इंडिया देखें, इंडिया मुसलसल डैम्स पे डैम्स वो बनाए चला जा रहा है, हमारे यहाँ डैम्स के ऊपर काम नहीं हो रहा। फिर इसी तरह से हमारे यहाँ का जो इरीगेशन सिस्टम है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, उसे मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। हम सिर्फ ये 2-4 चीज़ें स्टेप्स कर लें। दूसरी चीज़, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम बिल्कुल नहीं हो रहा, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ सीड डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं हो रहा, उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है उनको हम प्रॉपर तरीके से फूड प्रोवाइड कर सकें, और जो करंटली भी जो हम हैं तो हम उन्हें भी दें। और ना सिर्फ ये, बल्कि हम तो एक यानी कि फूड बास्केट बने पूरे रीजन के लिए, क्योंकि हमारा तो इकॉनमी का एक बहुत बड़ा पोर्शन ही जो है एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, एग्रो बेस्ड इकॉनमी है हमारी। तो उसलिए हमें जो है चीज़ों को फर्दर इम्प्रोवाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जीएम जो है, जीएम क्योंकि एक प्रूव हो चुकी है चीज़ कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है बल्कि दुनिया के लिए ठीक नहीं है, तो वी शुड अवॉइड इट। दिस इज अब ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल देखिए डिफरेंशिएट पाकिस्तान में मैं ऑर्गेनिक की आपकी बात पहले समझा दूँ कि ऑर्गेनिक फूड और ट्रेडिशनल फूड में ये डिफरेंस है कि ऑर्गेनिक में पेस्टिसाइड यूज़ नहीं होते, उसमें फर्टिलाइज़र किसी किस्म का यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पर नेचुरल तरीके से जैसे नीम ट्री है या उसकी खाद बना के दी जाती है, और वो पूरा एरिया, उसका एक रेडियस होता है कि इतने एरिया तक जो है वो आपको बंद कर देना है कि दूसरी चीज़ों से। वहाँ पर आपने डक्स पाल लेनी है, वहाँ पे आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, आप वहाँ पे नीम ट्री से बनी हुई जो है खाद दे रहे हैं, वो ऑर्गेनिक होगी। और वो भी एक ज़मीन जो है 5 साल के बाद, जब आप 5 साल तक मुसलसल वहाँ पर फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करोगे तो वो ज़मीन ऑर्गेनिक बनती है। अब अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है पाकिस्तान पे, अल्लाह ताला ही पाकिस्तान को चला रहा है कि यहाँ पर वर्जिन लैंड्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी बेल्ट ऐसी हैं जहाँ पर जो ऑलरेडी ज़मीन जो है वो प्रूवन है कि ये ऑर्गेनिक ग्रो कर सकती है। हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप जो जिसमें फर्टिलाइज़र भी यूज़ करता है, जैसे आम आप जो चीज़ें खा रहे हैं, सब्जियाँ मिल रही हैं, गंदम मिल रही है, ये सारी ट्रेडिशनली ग्रोन वैराइटीज़ हैं। ये सीड तो इन हाउस होता है उसका, कि फार्मर जो अपने सीड को कैरी करता है पुरानी क्रॉप से लेके रख के, और फिर उसको ग्रो करता है और फिर उसमें फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड डाल देता है, लेकिन वो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होती, तो वो ट्रेडिशनली ग्रोन होती है, ये हार्मफुल नहीं है। बट ऑर्गेनिक, क्योंकि अब दुनिया में ये है कि इनकम जो है बाइंग पावर बढ़ रही है लोगों की, अमीर आ रहे हैं, तो वो जब जीएमओ थ्रेट्स को देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि अब हम कोई और नहीं ऑर्गेनिक पे जाएंगे, जिसके पास मीलों दूर तक कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं हुई, तो वो प्राइस पे कर रहे हैं। उसकी पर एकड़ यील्ड जो है बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू आपकी ट्रेडिशनल वैरायटी और जेनेटिकली मॉडिफाइड। वैसे अगर देखिए शम्स, तो बाय एंड लार्ज देहातों में जहाँ मैं जाता रहा हूँ, पंजाब में भी, सिंध में भी और KPK में भी, जिन जिन देहातों में मैं जाके खुद देख के आया हूँ, वहाँ पे काफ़ी ऐसे देहात हैं जहाँ पे ये जो फर्टिलाइज़र का कॉन्सेप्ट है वो है ही नहीं। वहाँ पे अब भी वो जो गाय का गोबर होता है उसको इस्तेमाल करके उसको खाद के तौर पे अभी भी इस्तेमाल किया, काफ़ी देहातों में 1% भी नहीं है। और अब वो हो गए, क्योंकि देखें बात आती है माशी तौर के, वो उसको क्या मिल रहा है ग्रोअर को, तो वो देखा देखी यहाँ तक कि वो जो मिडल मैन जो बनी है, मजबूत हुए हैं क्रेडिट पे उनको खादें और दवाइयाँ देने के, वो इसी वजह से हुए कि उनके पास पैसे नहीं होते थे, वो बाइंग कर लेते हैं कि ये क्रॉप आएगी फिर देंगे। तो ये सिस्टम डेवलप हो चुका है ऐसा है कि अब वो लोग यूज़ कर रहे हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपकी टोटली चीज़ जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक की डेफिनेशन है उसके लेबॉर्ट्री टेस्ट, आपके एप्रिकॉट हो सकती हैं जो आपके जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पर आपकी वो ऑर्गेनिक है, वहाँ दूसरी और आपके ये जो पाइनट कर्नल है, बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पर हैं ऑर्गेनिकली हो रही हैं। डेट्स आपकी बहुत सारी ऐसी हैं जो आपके प्लांटेशन हुई हुई है और पाम लगे हुए और आप उसके ऊपर वो ऑर्गेनिक आ रही हैं। लेकिन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसको एक्सपोर्ट करने के लिए अंडर लेबल ऑफ ऑर्गेनिक आपको एक लेबॉर्ट्री टेस्ट से गुजरना होता है। वो टेस्ट तब पास होता है जब आपके पास इतने साल की वो एरिया, उसके आसपास कोई पेस्टिसाइड यूज़ ना हुआ हो, वहाँ पे फर्टिलाइज़र यूज़ ना हो, तो वो आप तब जाके सिक्योर कर सकते हो। हामिद, अगर चावल की पैदावार के हवाले से बात करें, पिछले 10 साल का डेटा उठा के देख लें, तकरीबन आपको यकसानियत ही माशाल्लाह नज़र आएगी। एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमने कंसिस्टेंसी हासिल की है कि आज भी कोई 6.5-7 मिलियन टन की पैदावार होती है। 10 साल पहले भी तकरीबन यही हो रही थी, 5.8 या 6 मिलियन टन की। अब उसका वे आउट क्या है कि उसको बढ़ाने के लिए क्या ऑर्गेनिक मेथड, ट्रेडिशनल मेथड या फिर GM की तरफ जाना पड़ेगा? नहीं, GM नहीं, हमारा तो ट्रेडिशनल मेथड ही है। उसमें सिर्फ हमारे सीड डेवलपमेंट की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे एरी 6 जो है वो 1968 या 63 में मेरे ख्याल से फिलीपींस से हमें गिफ्ट हुआ है।
दिस इज़ लॉन्ग टाइम। और अब उसकी जो सीरीज़ है 86 की वो इस वक्त 100s में चली गई है, इतना उन्होंने फ़िलिपीन ने डेवलप कर दिया है। तो हमें नए सीड्स की ज़रूरत है। और जैसे सुपर कर्नल बासमती जो राइस हमारा बना हुआ है उसमें काफ़ी उसकी जो लेंथ है और उसकी जो यील्ड है वो इतनी नहीं आ रही है पर एकड़। नहीं, ये बताएं कि वैराइटीज़ के बारे से दुनिया में तो तकरीबन 3000 से ज़्यादा वैराइटीज़ हैं मेरे ख्याल में चावल की, उससे भी शायद ज़्यादा, 5000 उससे भी ज़्यादा। एग्जैक्टली जो इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने तो अपनी वेबसाइट पे कोई 3000 के करीब लिखी, लेकिन यू मे बी राइट, इंडिया में सिर्फ जो है 375 वैराइटीज तो इंडिया ने रिवाइव कर ली है, जो आप अबेंडन कर चुके थे, बहुत पुरानी 375 वैराइटीज आपकी जो है वो रिवाइव कर चुके हैं। और पाकिस्तान में कितनी वैराइटीज है? पाकिस्तान में तो आप गिनती पे कर रहे हैं, 8-10 वैरायटी से ज़्यादा नहीं है। और जैसे इन्होंने कहा आमिद ने कि 64 में वो गिफ्ट दिया था फिलिपीन ने जब सीड बनाया 86, तो वो ये नंबर जो है वो इंडिकेट करता है सीड का नंबर को। तो उन्होंने कहा एज ए ट्रायल पाकिस्तान में करें, वो आज तक हमारी एक्सपोर्ट को सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान में R&D रिसर्च जैसी कह रहे थे कि बिल्कुल ही नहीं हुई, फंडिंग ही नहीं है, आप एक अदारे बना देते हैं। ये रिसर्च का पॉइंट आई थिंक शम्स का इज वेरी वैलिड। क्या रिसर्च हम करना नहीं चाहते, हुकूमत फंड्स नहीं एलोकेट कर रही है? शम्स भी यानी कि डीप के मेंबर रहे हैं, MC भी रहेंगे। हमने काफ़ी दफ़ा जो है गवर्नमेंट से इस चीज़ पे बात भी की है कि जी या तो ये गवर्नमेंट इस चीज़ को टेकअप करे सारे चैलेंजेस को, या इवन रीप इज़ रेडी टू टेकअप दीज चैलेंजेस कि हमें जो रिसर्च के जो इंस्टीट्यूट है, एक कालाशाह काकूल में है, दूसरा ढोकरी में है, इससे जो है हैंडओवर हमें दे दे, हम उसको जो है रन करेंगे और हम उस पर रिसर्च या डेवलपमेंट का काम करेंगे, हम उसे मॉनिटर करेंगे। क्योंकि वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो उसे कोई काम कर ही नहीं रहे, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसी मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है जो इन चीज़ों की देखे कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। वो परफॉर्मेंस जब इन्हांस होगी, जब हमारे पास नए सीड हम फार्मर को देंगे तो यकीनन हमारी यील्ड भी अच्छी होगी, हमारी परफॉर्मेंस यानी कि हमारे मेथड्स हैं वो इम्प्रूवाइज होने चाहिए। वो इम्प्रूवाइज होंगे तो ऑटोमेटिकली यील्ड बढ़ेगी तो हमारी मार्केट में एक्सेस भी बढ़ेगा। राइट मिराज, दुनिया में जो एग्जांपल्स GM फूड की कंजम्पशन की वजह से हुए हैं जी, कोई ख़तरनाक एग्जांपल्स कौन कौन से मोबाइल? इसमें देखें अभी रिसेंटली जो कुछ केसेस हुए हैं जहाँ बेबी बॉर्न हुए हैं हमारे पड़ोसी मुल्क में, और उसके मल्टी लिम्स थे, उनके मुख्तलिफ ज़्यादा हाथ ज़्यादा थे, मतलब 3-4 हाथ थे। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें टेल हुआ था और उसको उन्होंने जो है दुम निकल आई थी उसकी। ये GM प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन ऑफ कोर्स GM प्रोडक्ट की कंजम्पशन की वजह से है। उसको उन्होंने जो है अपना मजहबी रंग दे दिया और वो किसी और तरफ ले गए। लेकिन ये है कि उसकी जो मेजर वजह है वो GM फूड की कंजम्पशन है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपके जो हार्मोन्स लेवल हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लाइक मेल हार्मोन लेवल जो है, टेस्टोस्टेरोन लेवल इस वक्त देखिए GM फूड की कंजम्पशन की वजह से बहुत लो हो गया है। फीमेल हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन जो होता है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हुआ है, मतलब उसकी वजह से जो है ये सारी बीमारियाँ हो गई, इम्यून सिस्टम, बर्थ डिफेक्ट्स, ये सारी चीज़ें GM फूड की कंजम्पशन की वजह से हैं। मतलब अगर आप GM फूड के मतलब वी मस्ट अप्रिशिएट कि आपने इस टॉपिक को ले गए, इसको हमें एक हर मीडियम पे इसकी अगेंस्ट में बात करनी चाहिए। ऑर्गेनिक जाना चाहिए, ट्रेडिशनल जाना चाहिए हमें, और क्योंकि जिन कंट्रीज़ ने इसको डेवलप किया है वहाँ पे कंपेन्स चल रही हैं, वो खुद उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं अब। मतलब दे आर गेटिंग बैक टू द ऑर्गेनिक थिंग, दे आर गेटिंग बैक टू द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लाइक कल्टिवेशन और सारी चीज़ें। तो हमें चाहिए कि हम अपने जो हमारी नॉर्मल जो वे ऑफ लाइफ है उसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक और जो नेचुरल ट्रेडिशनल जो फूड हैं उनको कंज्यूम करें। GM को हम लेकिन उसका फिर हम मुकाबला कैसे कर पाएंगे? इसलिए कि अगर हम बढ़ती हुई आबादी की बात करें और जिस तेज़ी से कंजम्पशन होगी तो प्रोडक्शन तो नहीं होगी। देखिए मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल सी फूड GM की भी कोई प्रोडक्शन जो है ऐसा नहीं है कि जो ट्रेडिशनल के मुकाबले में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये जो फिगर्स जो दिए हैं रिसर्चर्स ने इसके ऊपर काम किया है, तो GM की प्रोडक्ट कोई ऐसे मासेस के अंदर नहीं है। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक खूबी है कि आपको गारंटी कर देता है, श्योर कर देता है कि वो शेल लाइफ सही रहती है, और दूसरा ये कि उसकी प्रोडक्टिविटी में यूनिफॉर्मिटी है। अब लॉ मेकर्स क्या करें? जैसे आप बात करें, मैं उसको कंटिन्यू पहले कर लूँ कि GM फूड का जो मेन चीज़ है उसके DNA में जीन डाल के उसको इस काबिल बनाया जाता है कि उसको रेजिस्टेंट हो जाती है कि जो उसके ऊपर कोई इंसेक्ट या कोई अटैक ना हो सके वायरस का। लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन जो है वो इतनी ख़तरनाक किस्म की जहरीली पैदा हो जाती है उस क्रॉप के अंदर कि वो इंसेक्ट्स को तो डैमेज करता ही है, लेकिन जब वो उसके कंज्यूमर लेते हैं तो उसको भी नुकसान करता है। हल पाकिस्तान में इसका ये है कि लॉ मेकर्स को देखें, लॉ मेकर्स तो जो करना था कर चुके। अब आप देखें मार्च में किया है ये, अभी लास्ट ईयर सेनेट की कमेटी ने अप्रूव भी किया, सेनेट से भी ये बिल पास हो चुका है। तो ये एक अनफॉर्चून है इस कंट्री के लिए, लोगों के लिए, कि हम अनअवेयरनेस और जहालत इसीलिए यहाँ पर रखी जाती है कि मेरे ख्याल में कि लोगों को पता ही ना चले कि क्या हो रहा है।
पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी ट्रेडिशनली ग्रोन क्रॉप्स की। पाकिस्तान में कोई फूड की शॉर्टेज नहीं है। पाकिस्तान की आबादी के हिसाब से पाकिस्तान सफिशिएंट क्रॉप पैदा कर रहा है। वीट बम्पर क्रॉप पैदा कर रहा है, शुगर केन आपके पास बम्पर क्रॉप हो रही है, आपके पास कॉर्न बम्पर हो रही थी, राइस बम्पर हो रहा है कि आप खाने के बाद भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल लगा लिया है, उसका थ्रेट जीएमओ का आपके ऊपर आ गया है कि आप अगर एक्सपोर्ट करोगे आपकी ईच एंड एवरी कंसाइनमेंट टेस्ट होगा। वहाँ पे ईयू में कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिए। इसी तरह से आपको बाइंग करने के, जब आप उसकी मार्केटिंग करने जाओगे तो आपका बायर पे क्या इसकी गारंटी आप दे रहे हैं कि पाकिस्तान में जो चावल पैदा हो रहा है उसमें जीएम का कोई रोल नहीं है? देखिए उसमें शामिल होता जा रहा है। उसमें ट्रेडिशनली ग्रोन वैराइटीज भी हैं, उसके अंदर जीएम वैरायटी भी है, हाइब्रिड वैरायटी भी है। लेकिन अब जो कंज्यूमर है वो इनोसेंट है, उसको ये पता नहीं है कि हम बरामदात कर रहे हैं वो भी इसी तरह से, क्योंकि पूरी इंटायर सप्लाई चेन आप देख चुके हो पाकिस्तान में कि किस तरह की होती है। ना उसके जो ग्रो कर रहा है उसको पता है कि ये क्या चीज़ है, उसका मिडिल मैन क्या है, उसका एक्सपोर्टर क्या है, और ये जो है अवेयरनेस ना होने की वजह से वो ऐसे लग जाती है प्रॉब्लम। इससे तो फिर हमारी जो बरामदात है उसमें काफ़ी इम्पैक्ट नहीं आ सकता? अभी देखें, अभी तक हमारे यहाँ जैसे अभी शम्स ने कहा कि यूरोप में भी एक जो कंसाइनमेंट गया और उन्होंने यूरोप में उसके ऊपर जो बैन लगाया इसी वजह से कि वो जीएम प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हुआ था, और बहुत कम लेवल पे। अभी खैर हम राइस में जीएम के ऊपर तो नहीं आए, लेकिन ये है कि हम जा सकते हैं और उसमें नहीं जाना चाहिए। अब इस वक्त जो प्रोडक्ट्स हो रही हैं, हम चाहे टमाटर की बात कर लें, हम चावल की बात कर लें, मेज़ की बात कर लें, हम गंदम की बात कर लें, क्या कोई ऐसी आप समझते हैं कि इनमें से ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिस पे इंडिया में तो बल्कि 2010 में वो बैंगन की प्रोडक्ट पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे तो शोर शराबा हुआ था? देखिए मैं समझता हूँ शायद ये आपका पहला प्रोग्राम होगा जो जीएम प्रोडक्ट के हवाले से बात कर रहा है, जबकि आप अगर इंडिया में देखें तो इंडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है वहाँ पे, और काफ़ी अरसे से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, डिबेट भी हो रही है उसमें। और जो कॉर्पोरेट के लोग हैं, जैसे वो एक माफिया आपको पता होता है सो कॉल्ड, वो इन चीज़ों को हाईजैक करके रखना चाहते हैं, और उनका अल्टीमेट जो मोटिव है जीएम प्रोडक्ट का वो यही है कि अबडक्शन ऑफ द नेशंस, कि क्योंकि जहाँ पे जीएम का सीड आएगा, जहाँ पे जीएम क्रॉप अवेलेबल होगी, तो वो एक तो पहली बात है आपकी जो फर्टाइल लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो सिर्फ जीएम प्रोडक्ट ही को ये जो पॉइंट आप बता रहे हैं ना कि इंडिया में हमने देखा रिसेंटली कि सैकड़ों किसानों ने खुदकुशी कर ली। उन्होंने कहा कि चूँकि हमने जीएम सीड इस्तेमाल किया है तो अब हमारी ज़मीन जी हाँ, तो इसमें स्टेरिलिटी का कॉन्सेप्ट तो है। जीएम प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो आप मतलब जिसे कहते हैं ना इनफर्टिलिटी जो है ह्यूमन के अंदर वो बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। वो ऑब्वियसली कि वही आप कंज्यूम कर रहे हैं ना, आप अल्टीमेट कंज्यूमर तो ह्यूमन हैं, तो वो जब आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से सारे ये बर्थ डिफेक्ट्स और ये इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स और ये सारे जो हार्मोन इम्बैलेंसेज और ये सारा कुछ जो हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। और पाकिस्तान को इतनी ज़्यादा जीएम की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम वी आर सेल्फ सफिशिएंट नेशन। हमें तो हमारे सी फूड को अगर देख लें, जो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने सी फूड को सही तरह से स्ट्रीमलाइन कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अबंडेंस सप्लाई अल्लाह ने दिया हुआ है। तो हमें एक प्रॉपर तरीके से अगर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी हमारे पास हो जाए और वो सैनिटेशन का सिस्टम अगर हमारे पास सही हो जाए तो हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी क्या हम शम्स इंपोर्ट कर रहे हैं जीएम प्रोडक्ट्स? पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जीएमओ आ रही हैं, और इंपोर्ट के स्टेज पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट ने आपने बिल भी पास कर लिया, क्या पाकिस्तान में इंपोर्ट स्टेज पे पोर्ट पे आपने कंप्रिहेंसिव लेबोरेटरी बनाई है कि जो आपका सोयाबीन इंपोर्ट हो रहा है, जो आपकी कॉर्न इंपोर्ट हो रही है, जो आपके जो सनफ्लावर सीड्स आ रहे हैं चाइना से और दूसरी जगह से, क्या वो चेक हो रहे हैं? पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, दुनिया भर में टेस्ट होती हैं। ऑस्ट्रेलिया क्वारंटाइन रूल उस वक्त तक अलाउ नहीं करता इंपोर्टर को जब तक कि वो चेक ना कर ले कि इसमें एक वीट का दाना भी है, पैडी का एक दाना भी है। आप जीएमओ तो दूर की बात है, अगर उसमें 1 किलो से ज़्यादा अगर आपके 7 दाने निकल आए पैडी के, वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारे कंज्यूमर ने खाया तो उनके अंदर जो है प्लांटेशन हो सकती है मैदे के अंदर। तो इतनी जो है वो अपनी लोगों का ख्याल रखने वाले, तो हम ना अपने लोगों का ख्याल रख रहे हैं ना अपनी एक्सपोर्ट का ख्याल रख रहे हैं। इंडिया की अभी जो बात हुई, पाकिस्तान जो है दुनिया का 4th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर था। आज आप देखें हम इंडिया से इंपोर्ट भी करने पे मजबूर हो गए कि ये एक प्लानिंग है उनकी कि ग्रो करो और डंप कर दो नेबरिंग कंट्री में जो बॉर्डर। तो वाकई क्या आप जीएमओ प्रोडक्ट्स की डंपिंग, चाहे जीएम प्रोडक्ट्स की बात करें, जीएम सीड की बात करें, डंपिंग ग्राउंड उनका डेवलपिंग कंट्रीज ही बन चुके हैं? लगता है सही है जी, लगता है सही है। देखें ना यही हो रहा है कि आपके वो टारगेट करते हैं कि करप्ट सिस्टम कहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस नहीं है, जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, जहाँ पे क्वालिटी चेक हो ही नहीं सकती। आपको आप हैरानगी होगी कि आपकी जो है NBC जो है नेशनल बायो सेफ्टी कमेटी जो है, उसने जब अप्रूव किया आपकी BT कॉर्न को, तो उनकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है
इंडिपेंडेंट रिसर्च वो ही डाउटफुल है, क्योंकि उनके पास इतने फंड्स ही नहीं है। उनको वो कंपनी जो सीड प्रोवाइड कर रही थी, जो चाह रही थी कि यहाँ पे अप्रूव हो जाए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट कट एंड पेस्ट, आपको पता है पाकिस्तान में कट एंड पेस्ट, अब पूरा सिस्टम कट एंड पेस्ट पे चल रहा है, जो उसने दिया वो कर दिया। यहाँ लेबॉर्ट्री की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको अपनी जीएमओ के अवेयरनेस क्रिएट करो। अब आपने लॉ बना दिया तो आप अवेयरनेस क्रिएट करो और प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबलिंग कराओ। क्या इंश्योर, कौन सी कंपनी पाकिस्तान में इंश्योर करेगी कि उसकी प्रोडक्ट जीएमओ है? कोई नहीं करेगा, वेस्टेड इंटरेस्ट आता है यहाँ पे। वेस्टेड इंटरेस्ट, अभी जो 3 कंपनीज की हम बात करें, क्या उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है? हमारे जो लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं, आपके ख्याल में? नहीं, इनमें ज़्यादातर जो है ना कॉर्पोरेट का बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है और उनका बहुत बड़ा रोल है इन चीज़ों में। और जो वेस्ट भी जो है, जो डेवलप वर्ल्ड भी जो है, वो भी इसी बात पे एम्फेसाइज कर रहा है। जो रिसर्चर्स हैं, जो कंसर्न यानी कि सोसाइटीज़ हैं, वो यही कह रही हैं कि इन्होंने हाईजैक किया है और ये आने वाले यानी कि कल में, फ्यूचर में वो यही फोरकास्ट करते हैं कि अगर जीएमओ प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन इस तरह से हुई तो ये पूरी की पूरी नेशंस को हाईजैक कर लेंगे और उसके बाद में ये अपने ही सीट देंगे और फिर उसके बाद में कंटेमिनेशन तो अपनी जगह पे, यानी कि आप फिर डिपेंडेंट होंगे इन्हीं कॉर्पोरेट कंपनीज के कि आप इनसे ही सीड लें और इनसे ही वो करें, तो फिर आप सोचेंगे क्या हाल होगा, आपका फ्रीडम डिस्ट्रॉय को हमने बढ़ावा नहीं दिया। क्या उसकी एक वजह ये थी कि हम मॉन्सेंटो जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है यूएस की बीटी कॉटन के हवाले, तो क्या हम उस कंपनी पे डिपेंडेंस नहीं रखना चाह रहे थे अपनी, या हम चाहते थे कि नहीं, जिस तरीके से हम अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं ऐसे बढ़ाते रहें, तेज़ी की ज़रूरत नहीं है? देखिए, बात यह है कि अब उसमें जिस तरह से इन्होंने जो भी कॉर्पोरेट के अपने मोटिव्स हैं, हमारे यहाँ के तो कोई एजेंडा ही नहीं होता, सिंपल इज़ दैट। हमारे यहाँ तो अभी आपने इशू ऑफशोर कंपनीज़ का देख ही लिया है, तो हमारे तो कोई पॉलिसी नहीं है ना, हमारे तो कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ही नहीं है, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट तो रिलीज कंसर्न तो हमारी नेशन के लिए मैं बताऊँ, पाकिस्तान में 2010 में बीटी कॉटन अप्रूव कर चुके हैं, अलाउ कर चुके हैं, यहाँ पे ग्रो हो रही है। और वही मेन वजह है कि जो उसके जो किसान क्योंकि बॉर्डर्स नहीं है, एकड़ के साथ उसने कोई दीवार नहीं बनाई हुई कि उसके बग्स जो है दूसरे पे नहीं जाएंगे, तो जो ट्रेडिशनली ग्रोन वैरायटी कर रहा था उसकी क्रॉप सफर कर रही है। आज ये वजह है कि आप इतने बड़े प्रोड्यूसर होते हुए दुनिया में आपका जो है स्टेपल मशहूर था पाकिस्तानी कॉटन का, आप इंपोर्ट करने पे मजबूर हुए। उसकी मेन वजह यही है कि आपके पास जो है अपनी जो नेबरिंग क्रॉप्स हैं उसको डैमेज कर रहा है। अगर एक किसान ने, आपने अगर ट्रेडिशनली ग्रो कराई है और हामिद साहब जो है वो जीएमओ लेकर आए हैं, तो आपकी क्रॉप तो सफ़र कर गई, आप तो फाइनेंशियली लॉस आ गया, तो क्रॉप शॉर्टेज हुई, फिर आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने टेक्सटाइल सेक्टर आपका पूरी एक्सपोर्ट में देखें तो 2 मेन टेक्सटाइल सेक्टर है आपका, कॉटन के ऊपर डिपेंड करता है, और उसके बाद आपकी राइस है जो प्रोमिनेंट एक्सपोर्ट्स होती है। अब दोनों के ऊपर ही असर आ रहा है, राइस एक्सपोर्ट्स भी आपकी डाउनवर्ड जा रही है, आपकी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स भी जो कॉटन रिलेटेड है वो भी डाउनवर्ड जा रही है। पाकिस्तान में इश्यूज़ को एड्रेस करने की बजाय इश्यूज़ को बढ़ाया जा रहा है। आप उसको और ऐसी चीज़ें जो आपको नॉलेज में नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर आप सारा काम कर रहे हैं। दैट मे बी बिकॉज देखिए, अगर हम कंपनीज की बात कर लें, चाहे हम मॉन्सेंटो की बात कर लें या सिंजेंटा की बात कर लें, पायनियर की बात कर लें, जाहिर है ये तीनों कंपनीज हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के तो हमसे डिसीजन नहीं करवा रही है, डिसीजन तो हमने खुद ही करना है। या दूसरे ममालिक में अगर फॉर एग्जाम्पल कॉटन की प्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया है, ठीक है, बीटी कॉटन ग्रो किया उन्होंने, तो डिसीजन तो हम ही नहीं करना है। बेसिक हमें क्या करना है कि हमें अपने क्वारंटाइन डिपार्टमेंट को मज़ीद फाल करने की ज़रूरत है कि जो भी इंपोर्ट हो रहा है, जैसे दूसरे मुल्कों में होता है कि वो आपके कंटेनर वहाँ पे रोक के सैंपल ड्रॉ करते हैं, लैब टेस्ट होता है, लैब टेस्ट अप्रूव होता है तो आपके कंटेनर को अलाउ करते हैं, वरना वो आपको अलाउ नहीं करते। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको देते हैं, क्वारंटाइन डिपार्टमेंट जो है वो उनका एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट बना हुआ है, कट एंड पेस्ट वाला, जैसे भाई ने कहा, वो कट एंड पेस्ट करके आपको हेल्थ सर्टिफिकेट देते हैं, आप कंटेनर इंपोर्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी अगर जो भी चीज़ें आप कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं उसको वहाँ पर रोका जाए, उसको टेस्ट किया जाए, क्वारंटाइन डिपार्टमेंट जो है उसको बाकायदा तौर पर चेक करे, और लेबॉर्ट्री आपकी इतनी फाल होनी चाहिए कि आप टाइमली मैनर के अंदर उसको जो है आपको टेस्ट रिजल्ट आपको दे दिया जाए। मतलब कंटेनर पोर्ट पर चेक ना करें। हमारे यहाँ ये भी बहुत होता है कि कंटेनर पोर्ट पे रखे कंटेनर की कंजेशन कर देते हैं, आप वहां पर उसको सैंपल ड्रॉ कर लो, सील डेवलप, और वेयर हाउस में उसको सील कर दो सिंपल धागे के साथ। ये लोग बाहर जाते भी हैं, ये देख के भी आए हैं, दुनिया भर में काम कैसे हो रहा है। चलिए 2 जगहों की बात क्वारंटाइन की बात कर रहे हैं ना खलील साहब, मैं आपको बताता हूँ कि ये आप समझते हैं कि आप कैपेसिटी और उसकी एबिलिटी की बात करते हैं कि उसको जो हेड कर रहा है वो एक MBA है, तो जबकि उसके आपको साइंस बैकग्राउंड, उसका PhD होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए। ये तो अलमिया है पाकिस्तान का कि आपने उस अदारे पर ऐसे बंदे को लगा दिया है और आप इजीली उसको
कंट्रोल कर सकते हैं। आपके पास लोग, काबिल लोग हैं पड़े हुए जो रिसर्च से रिलेटेड हैं, उनकी फंडिंग बढ़ाएं। अभी बात हो रही थी, हमें सब कह रहे थे कि जी हमें रीप लेने को तैयार है। रीप कैपेबल नहीं है किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, इसमें बहुत इनपुट देना होता है। रीप अगर अपनी इंस्टीट्यूशन को ही अगर एक रियल इंस्टीट्यूट बना ले तो उसमें मॉनिटरिंग बॉडी, आप मॉनिटर कर रहे हो, आप देखिए फैसिलिटेटर हैं, आप रिसर्च नहीं कर सकते। आपको इस सेक्टर को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, उसमें गवर्नमेंट बॉडी भी रहे, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बने, ताकि मैनेजमेंट को भी तो ठीक कर सकते हैं। कभी नहीं होता। अगर आपका एक सेक्टर रहेगा कि पब्लिक सेक्टर ही उसको देखेगा तो कभी ठीक नहीं होगा। आप जितनी फंडिंग बढ़ा दो वो सब खा जाते हैं, वो अपनी रिसर्च की हुई प्राइवेट सेक्टर को भेज देंगे। दोनों को मिलके बैठ के दोनों का जो भी दे दे डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वहां खर्च नहीं होती, पेट में चली जाती। नहीं, देखिए मैं जो इनसे शम्स से मैं थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करूंगा। देखिए हमारा जो मकसद है कहने का कि हम उनकी मॉनिटरिंग बॉडी बने, क्योंकि वी आर द मेजर स्टेक होल्डर ऑफ राइस, वी आर द एक्सपोर्टर्स, ठीक है। तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है वहाँ पे कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, उनकी परफॉर्मेंस को कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। फंड एलोकेशन जो है वो तो गवर्नमेंट का ही काम है, और क्योंकि ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन पूरी नेशन के हैं तो वो प्राइवेटाइजेशन के, मैं तो यानी कि हमारे कहा जाता है, हमारे यहाँ एक इनके स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि जी आप इसको प्राइवेटाइज भी कर लें, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी का, लेकिन एग्जांपल सेट है, लेकिन वो काम कर रहे हैं। अगर आप करप्शन डालना चाहते हो तो और जगह नहीं, देखिए प्राइवेट कंपनी तो देखें, जैसे अभी आपने कहा ना कि जो बड़ी कंपनीज का नाम लिया और वो हाईजैक करना चाह रही हैं, अगर जब प्राइवेट इंटरेस्ट आएगा तो प्राइवेट जो कंपनी होगी वो अपने इंटरेस्ट की बात करेगी, वो नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं करेगी। हम जो है, क्योंकि हम नेशनल इंटरेस्ट में इसलिए बात करेंगे क्योंकि हम सिर्फ एक्सपोर्टर्स हैं, हमारा कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। हम वी जस्ट वांट दैट वी शुड बी लाइक ए मॉनिटरिंग बॉडी of those research institution, and we should not be depending only on those two यानी कि research institution, we further enhance उसको बढ़ाएं और ज़्यादा हमारे यहाँ research institution होने चाहिए, क्योंकि हमारी तकरीबन 200 मिलियन की पॉपुलेशन है और उसके अंदर 2 सिर्फ research institution, ये बड़ी एक मज़ाहिया खेज़ बात लगती है। तो उसमें बढ़ाना चाहिए। मॉनिटरिंग बॉडी हमारी है क्योंकि वी आर द मेजर स्टेक होल्डर, और भी जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो भी मॉनिटरिंग कमेटी में आए ताकि हम उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकें। आई अंडरस्टैंड। राज ये बताएं कि अब फ्यूचर ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स का आपको कैसा लगता है? ये सीड वगैरह जिस तरह से कैंपेन्स चल रही हैं उसके अगेंस्ट में मुझे तो बड़ा ब्लीक फ्यूचर लग रहा है, मुझे इसका फ्यूचर भी अच्छा नहीं लग रहा, और इंशाल्लाह ताला ऑर्गेनिक की तरफ ही लोग जाएंगे, ट्रेडिशनल की तरफ ही जाना चाहिए। और पाकिस्तान, वैसे तो पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी की बात करूँगा, पाकिस्तान में तो हमें ज़रूरत नहीं है जीएम की। जी हमारे पास इतना फर्टाइल लैंड पड़ा हुआ है, हम उसको यूटिलाइज़ करें, डैम्स बने, इरीगेशन सिस्टम हमारा सही हो तो हमें ज़रूरत ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हम इसका इतना जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक का वहाँ पे बहुत बिग कैंपेन चल रही हैं। तो अगर पाकिस्तानी एज ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर बन जाएगा तो आप समझ लें कि हमें तो बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट हैं। और हमारा तो नॉर्दर्न एरिया जितना है वो सारा वो ऑलरेडी ट्रेडिशनल या फिर ऑर्गेनिक ऑलरेडी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ लाइक गेटिंग अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम USFDA और जो भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं। चीज़ समझ में नहीं आ रही वो ये कि अगर हमें पता भी था, दुनिया को पता, रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी ये कह दिया, तो ये 1994 में जो कमर्शियल सेल इतने बड़े पैमाने पे जीएम प्रोडक्ट्स की हुई, ये दुनिया भर में ये बड़े ममालिक डेवलप्ड कंट्रीज को इस चीज़ का आइडिया। देखें डेवलप कंट्री में क्या होता है, गवर्नमेंट जो है बायस रोल प्ले नहीं करती, वो दोनों को इक्वल देती है। उन्होंने कहा जी अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अदारे हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, तो उसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, तो फिर वो ये कहते हैं कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट कर दो, कंज्यूमर पर रख दो कि ये GMO है और ये ऑर्गेनिक है और ये ट्रेडिशनली ग्रोन बनाए, मार्केट में मिलता है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है खाएं। लेकिन पाकिस्तान में एक हाल में आपको बहुत आसान हाल है, पाकिस्तान में आपने देखा होगा सिविल सोसाइटी बहुत वीक है, अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई, कंज्यूमर एसोसिएशन बन गई, फोटो सेशन तक महदूद रही, उनके पास इतनी पावर है कि ये जाए वहां पर सुप्रीम कोर्ट में और वहां पर कंज्यूमर एसोसिएशन सिर्फ फोटो सेशन पे ही डिपेंड कर रही है। आप देखें आप हो क्या रहा है, रमजान में ये शो चलते हैं बहुत, आज तक इतने सालों से आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक यही शो होता है, आई वॉश होता है, टीवी चैनल का एंकर पर्सन के साथ। कंज्यूमर पावर ये है कि आज अमेरिका में अगर आपने एक शूज खरीदे हैं उससे और वो आपको तकलीफ दी हो तो आप 10 दिन बाद जाके करोगे, वो आपको थैंक यू करेगा, वापस करेगा, हम इसको करेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ कितनी करेक्शन हुई है, सुप्रीम कोर्ट अभी भी रास्ता है आपकी जो है बॉडीज जाएं। और इंडिया में ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये GMO वहाँ पे ग्रो होना शुरू हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसअलाउ कर दिया है कि आप एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते इसके ऊपर, जो GM फूड्स हैं। कॉटन पे उन्होंने चलो कंटिन्यू किया होगा, लेकिन आपको GM फूड्स को उन्होंने डिस्करेज कर दिया, बिल्कुल टोटली बैन कर दिया। पाकिस्तान में भी GM फूड के लिए सुप्रीम कोर्ट को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और जो क्लेम करती हैं कि हम एसोसिएशंस हैं, कंज्यूमर्स की बात करती हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ की बात करती हैं कि हम अपने राइट्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वाई नॉट ये जाते क्यों नहीं वहाँ पे, वहाँ जाएं, कोर्ट से ऑर्डर लें और आप देखिए खत्म हो जाएगा। अवार्ड्स तो देते हैं ना काफ़ी लोगों को बुला के, कमर्शियल देखिए टोटल
अवार्ड्स भी पाकिस्तान में अवार्ड एप्रिसिएशन नहीं है, अवार्ड सेलिंग प्रोडक्ट बन चुकी है, एक प्रोडक्ट हो गई है, एक कमोडिटी हो गई है कि आप पैसे दें और ले लें। ये आपने हकीकत बयान की है। दिस इज द रियलिटी एक्चुअली, एम आई राइट हामिद? एवरीवेयर, सम एक्सटेंट, आप ओपनली बात एडमिट करो कि हर जगह ये हो रहा है कि आप साल में 2-3 अवार्ड कर लो, आपका बिलियंस ऑफ रुपीस इकट्ठा होता है, उसके बाद आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, आप एसोसिएशन, आपने R&D एपेक्स बॉडी के पास R&D है क्या? ये तो वेल, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। शम्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हामिद, थैंक यू सो मच। राज, थैंक यू वेरी मच। वेल नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फीडबैक दे सकते हैं। अब तक इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।